This topic is also a very important topic regarding the judicial exam. Uh, I think till today आज तक जितने भी एग्जाम हुए उसमें एक्स पार्टी डिग्री का कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आया ही हुआ है, या ये पूछ लिया जाता है कि एक्स पार्टी डिग्री को कैसे सेट असाइड किया जाता है, या what are the remedies available to the defendant or judgment debtor against whom the decree ex parte decree has been passed. ये सारी चीजें जो हैं आपकी जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एग्जाम में पूछी जा चुकी है. सो वी विल डिस्कस नाउ व्हाट इज एक्स पार्टी डिग्री. और देखिए इसका जो प्रोविजन है एक्स पार्टी डिग्री का, ये ऑर्डर 9 रूल 13 में मेंशन है आपका. और this is the one of the important topic for the judicial exam, I must say. और आप ये मान के चलो कि जब कभी भी आप एग्जाम दो तो आप बहुत अच्छे से एक्स पार्टी डिग्री के बारे में जान लो. एक्स पार्टी डिग्री क्या है आपकी? एक्स पार्टी डिग्री में आपको अगर लेमैन लैंग्वेज अगर मैं पहले आपको बताऊं, एक्स पार्टी डिग्री का सिंपल सा मीनिंग ये है कि एक तरफा फैसला करना कोर्ट के द्वारा डिफेंडेंट के अगेंस्ट. ठीक है, मान लीजिए ए ने बी के अगेंस्ट केस किया. ठीक है, ए जो है ड्यूली सर्व हुआ और कोर्ट ने उसको डेट दी कि विद इन 1 मंथ एक डेट दे दी, उस दिन जो है उसको आना होगा बी को. बट बी जो है आफ्टर ड्यूली सर्व्ड बाय द कोर्ट, इवन दो वो जो है सर्विस होने के बाद उसको समन की तामील होने के बाद, समन मिलने के बाद भी वो कोर्ट में नहीं आया, तो कोर्ट ने क्या कर दिया, उस पर्टिकुलर डे के लिए क्या कर दिया, उसको एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया. और एक्स पार्टी ऑर्डर कहाँ पे होता है? आई थिंक यू वेरी मच वेल अवेयर, वी हैव डिस्कस इन द लास्ट वीडियो. ऑर्डर 9 रूल 6 में उसको एक्स पार्टी कर दिया उस पर्टिकुलर डे की प्रोसीडिंग के लिए. ठीक है, और फिर ना ही वो बाद में आया, तो पूरी की पूरी जो प्रोसीडिंग्स हैं, जैसे एविडेंस जो लीड किए प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट या अपने केस को प्रूव करने के लिए, वो सारे के सारे आपके एक तरफा ही हुए. ठीक है, तो जब कोर्ट जो है होल द प्रोसीडिंग जो है आपकी टिल द जजमेंट जो है एक तरफा हो जाती है, तो दैट इज योर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स. एंड जब उस एक तरफा प्रोसीडिंग्स में ही जब जजमेंट जो है आ जाती है, डिक्री ड्रॉन हो जाती है, डिक्री बना दी जाती है कोर्ट के द्वारा, तो देन दैट इज योर एक्स पार्टी डिक्री. सिंपल सी बात, सिंपल सा मीनिंग एक लाइन में कंक्लूड अगर मैं करना चाहूं तो इसका सिंपल इतना सा मीनिंग होता है, एक्स पार्टी डिक्री इज द डिक्री जिसमें कि डिफेंडेंट ने अपना जो है पक्ष नहीं रखा होता है, या आप ये बोल के चलो कि कोर्ट ने उसको ड्यूली सर्व किया बट वो इंटेंशनली जो है कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुआ. नाउ थोड़ा सा डायरेक्ट लैंग्वेज के हिसाब से चलते हैं. when the defendant is absent on the day of the hearing as fixed in the summon, an ex parte decree can be passed. देखिए क्या बोला कि जब डिफेंडेंट उस दिन अब्सेंट रहा जब उसको कोर्ट ने समन किया है, तो एक्स पार्टी डिक्री जो है पास की जा सकती है. The ex parte order is passed when the plaintiff appears before the court on the day of the hearing, but the defendant does not, even after the summon has been duly served. The court can hear the suit ex parte and give ex parte decree against the defendant. ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि द एक्स पार्टी ऑर्डर आपका, मान लीजिए कि जिस दिन वही बात बार बार, इसमें एक होल जो क्रक्स है इसका इतना सा है कि डिफेंडेंट को जिस दिन बुलाया गया अगर वो उस दिन नहीं आया तो कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट जो है एक्स पार्टी डिक्री पास कर सकता है. ठीक है, एंड एक्स पार्टी डिक्री जो है इसको ये नहीं, फिर इसमें ये मत समझना कि जो डिक्री जो एक्स पार्टी डिक्री है उसका वैलिड नहीं होगी वो, या मतलब लेस वैलिड होगी, कम वैलिड होगी, या नल होगी या वॉइड होगी, ऐसा कुछ भी नहीं. तो डिक्री जो एक्स पार्टी डिक्री है उसका सेम वही इफेक्ट रहेगा जो कि आपकी डिक्री जो है मेरिट में डिसाइड हुई हो. ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. An ex parte decree is a valid one and it is not null and void but can be merely voidable unless it is annulled or a legal and a valid ground. देखिए जो ex parte decree है that is not a void, not a null and void you can say, but
इट इज अवॉइडेबल। वॉइडेबल देखिए क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि मान लीजिए एक्स पार्टी डिक्री पास होगी डिफेंडेंट के अगेंस्ट, डिफेंडेंट ने क्या किया, डिफेंडेंट के पास रेमेडी है, जैसे वो सेटिसाइड करवा सकता है ऑर्डर 9 रूल 13 में, अपील कर सकता है डिक्री की, ठीक है, या मान लीजिए उसने रिवीजन कर दिया उसका, तो दीज ऑल आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द डिफेंडेंट अगेंस्ट whom the डिक्री एक्स पार्टी डिक्री हैज बीन पास्ड, जिसके खिलाफ, जिस किसी डिफेंडेंट के खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री पास होती है उसके पास ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो एप्लीकेशन जो उसने ऑर्डर 9 रूल 13 में लगाई, या उसने अपील की या रिवीजन किया, तो उसमें क्या हुआ, उसकी जो एप्लीकेशन अपील या रिवीजन है वो अलाउ हो गया। अलाउ का मतलब क्या हुआ, अलाउ का मीनिंग सिंपल ये हुआ कि ए जो है, अब ए जो है, जो बी जो है, जिसके अगेंस्ट जो है एक्स पार्टी डिग्री पास हुई है, वो अब क्या करेगा, अपना जो है पूरा, जहां से उसने वो सूट छोड़ा हुआ, जहां से वो नॉन अपील, जिस दिन से उसका जो है एक्स पार्टी ऑर्डर जो है पास हुआ था, वहां से वो क्या करेगा, अपने सूट को कंटेस्ट करना शुरू करेगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जो वॉइड, उसका इफेक्ट तो था, बट वो वॉइडेबल नेचर की थी एक्स पार्टी डिक्री, क्योंकि उसको अनल किया जा सकता है। अनल कैसे कैसे होती है, जैसे 9/13 अगर आपकी अलाउ हो गई, या अपील में जाके अपील आपकी अलाउड हो गई, या आपकी रिवीजन में वो जो है, जो ऑर्डर है वो रिवर्ट वापिस हो गया, मतलब क्वैश हो गया, ये है। तो एक्स पार्टी डिग्री का जो नेचर है वो कैसा रहता है आपका, वॉइडेबल की नेचर का, ना कि वॉइड का। अब देखिए रेमेडीज में जैसे आपके साथ डिस्कस कर रहा था, एक रेमेडी है आपकी ऑर्डर 9 रूल 13 कि आपका जो एक्स पार्टी डिग्री है उसको सेट असाइड करिए, ठीक है। एक डिग्री एक है आपका कि आप अपील में जा सकते हो 96 सब क्लोज 2 में, ठीक है। एक है आप रिवीजन में जा सकते हो अंडर सेक्शन 115 में, या अब मान लीजिए कि दीज आर द थ्री ऑप्शन, ये थाउजेंड ऑफ टाइम ये मान के चलिए इन तीनों में प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द डिफेंडेंट अगेंस्ट whom the ex parte decree has been passed, मतलब कि उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट, उस डिफेंडेंट के पास क्या रेमेडी है जिसके खिलाफ जो है एक तरफा फैसला हुआ है कोर्ट के द्वारा। तो देखिए वो क्या क्या कर सकता है, ऑर्डर 9 रूल 13 में वो क्या कर सकता है, अपने आप को सेव कर सकता है, अपील में जा सकता है और रिवीजन में भी जा सकता है, ठीक है। और देखिए यहां तक मान लीजिए कि वहां पे कोई फ्रॉड हुआ है, और फ्रॉड करके जो है वो एक्स पार्टी डिक्री ली हुई है, तो एक्स पार्टी डिक्री ली हुई है, तो दिस दिस तो ये ऑप्शन भी उसके पास है कि वो जो है ऑन द बेसिस ऑफ अ फ्रॉड वो डिक्लेरेशन सूट करते कि ये डिक्री जो है नल एंड वॉइड को जो है इसको डिक्लेयर किया जाए, ठीक है। तो क्या क्या रेमेडीज बता दी मैंने आपको, एक आपकी टू सेट असाइड अंडर ऑर्डर 9 रूल 13, एक मैंने बता दी आपको अपील, एक मैंने बता दिया आपको रिवीजन, एक मैंने बता दिया आपको सूट, ठीक है। नाउ एक रेमेडीज और अवेलेबल है आपके पास जिसको बोलते हैं हम रिव्यू, ठीक है। रिव्यू किस सेक्शन के अंडर, आपका सेक्शन 114 के अंडर जो है आप क्या कर सकते हो, इसका रिव्यू भी कर सकते हो, ठीक है। तो these all are the remedies which you can avail if by the defendant if ex parte decree has been passed against him, ठीक है। देखिए for setting setting aside an ex parte decree, an application may be made by the defendant. An application to set aside decree can be made to the court passing that decree. There are certain rules to be followed for setting aside an ex parte decree, and if the defendant satisfies the court with a sufficient reason, then only the ex parte decree which has been passed can be set aside. देखिए एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड जैसे हम ऑर्डर 9 रूल 13 में करते हैं, और ये कहाँ पे आपकी लाइव कहाँ पे वेयर कहाँ पे ये फाइल की जाती है, तो ये फाइल की जाती है आपकी सिर्फ वहां जहां पे जो है डिफेंडेंट क्या करता है आपका, जहां पे जो है डिफेंडेंट के जिस कोर्ट ने जो है, जिस कोर्ट की जिस जुरिस्डिक्शन के कोर्ट ने जो है डिफेंडेंट के अगेंस्ट क्या किया हुआ है, एक्स पार्टी डिग्री पास की हुई, ठीक है। वही आपकी एक्स पार्टी डिग्री, वही जो है एक्स टू सेट असाइड द एक्स पार्टी डिग्री की जो एप्लीकेशन जो है फाइल होगी। अब जस्ट यू इमेजिन कि क्या हर एक एप्लीकेशन को कोर्ट अलो करेगा,
यहाँ ठीक है मैं आ नहीं पाया, ठीक है, तो देयर आर सम रूल्स, वहां पे कुछ रूल जो हैं वो आपके एप्लीकेबल हैं। वो क्या क्या है अभी हम उनको देखेंगे कि कब कोर्ट को लगेगा कि नहीं यहाँ पे एक्स पार्टी डिक्री जो है क्या है सेट असाइड करनी चाहिए, सो दैट कि डिफेंडेंट जो है अपना पक्ष क्या करे रख सके। The limitation period for making an application for setting aside an ex parte decree is of 30 days। देखिए एक्स पार्टी डिक्री जिस दिन हुई है द ग्राउंड, तो उस दिन से आपका विद इन 30 डेज जो है आपका क्या करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी सेट असाइड। द ग्राउंड ऑन विच एक्स पार्टी डिक्री कैन बी सेट असाइड आर, देखिए पहला ग्राउंड है कि जो समन है वो ड्यूली सर्व नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा ग्राउंड है आपका कि सफिशिएंट कोज, कुछ ऐसी बात होगी, कुछ ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से आप जो है कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। When the summon has not been duly served, when the summon has not been duly served, ठीक है। और दूसरी बात, due to any sufficient cause, due to any sufficient cause he could not appear, ठीक है। अब देखिए एक तो बिल्कुल क्लियर बात मानी गई यहाँ पे कि जो सेटिसाइड की एप्लीकेशन है वो विद इन 30 डेज लगनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास ग्राउंड है उसमें कि ड्यूरी सब नहीं था इसलिए मैं नहीं आ पाया, ठीक है। दूसरा कि कोई सफिशिएंट, आप सर्व तो हुए, आपको समन तो मिले, पर आपको कोई ऐसी बात होगी, कोई सफिशिएंट कॉज ऐसा होगा जिसके कारण आप नहीं आ सके, तो वो कौन सा सफिशिएंट कॉज होगा वो आपको देखना है। तो देखिए द टर्म सफिशिएंट कॉज हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर, देखिए कहीं भी डिफाइन नहीं हुआ, बट एज हेल्ड इन यूको बैंक वर्सेस अयंगर कंसल्टेंसी, it is a question which is determined upon the fact and circumstances of the cases. The test to be applied for this is whether or not the party actually and honestly intending to be present at the hearing and tried his best to do so. There are several instances which have been considered as sufficient cause, such as देखिए sufficient cause कौन कौन से मानेंगे, जैसे ट्रेन आपकी लेट आई, आप आए तो थे बट उस दिन क्या हुआ ट्रेन लेट हो गई, फिर उसके बाद आपका sickness of the council, ठीक है, the strike of the advocates, death of a relative party, etc. These all are the sufficient cause, ठीक है। The important बात ये है कि चलिए मान लिया कोर्ट सेटिस्फाई हो गया, the discretion of the court कि हाँ ये sufficient cause था। The burden of proof that there was a sufficient cause of a non-appearance is upon the defendant। तो ये प्रूव कौन करता है, डिफेंडेंट। क्यों प्रूव करता है डिफेंडेंट, क्योंकि डिफेंडेंट के अगेंस्ट ही आपकी क्या हुई थी, एक्स पार्टी डिक्री पास हुई थी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट little bit crux and very important topics for the judicial exam. If you want, देखिए let me tell you these are the very simple courses, but if you want to take the advanced courses please message me on 70182350225 70182350225। दिस इज कॉन्टैक्ट नंबर, आप इसमें कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, यू विल गेट द वेरी एडवांस कोर्सेज फॉर द जुडिशियल एग्जाम। दीज आर द वेरी लेमन लैंग्वेजेस सो दैट की जो BLLB के स्टूडेंट्स हैं और हु इज इन द वेरी इनिशियल स्टेज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल एग्जाम, बेसिकली ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। बट for the advanced course you can message me, mail me, there you will get all the materials, all the case laws, relevant case law, recent case law for the particular topic. Thanks for giving your valuable time.